हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको सिखाने वाली है। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी एक बड़ी बहन है और उसकी शादी को 1 साल हो चुका है। दीदी काफ़ी सुंदर है और जीजा जी भी कम हैंडसम नहीं है। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। शादी के बाद दीदी का हमारे घर आना जाना बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि जीजा जी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा ही नहीं जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और यह बात मुझे उस दिन समझ आई जब दीदी होली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजा जी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊँ, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी ना फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मेरी मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि होली पर मम्मी को गुंजिया बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मेरी मम्मी भी आ गई और बोली, जमाई जी आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते। जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते ही वही चला जाऊँ। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी तो आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह ही जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी और कल वैसे भी त्योहार है। जीजा जी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजा जी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजा जी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप सिर्फ किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजा जी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्मा कर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी भी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके यहाँ कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वह थोड़ा खींच कर बोले कि कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा सा छिटकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज़ लगाई, सीमा पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, लेकिन 10 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी सी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है देखती हूँ, आप रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। यह कहते हुए वो वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई
और वहाँ से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने के लिए उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई भी अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ लगा दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद ही मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी लेकर गई है। अब मैं असमझ में थी कि क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी मुझे नहीं आ रही थी और बोरियत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही होगी। मन ही मन मैंने तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फ़ोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी होती है कि चार्ज होती है कि चाहे वह कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, समय लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर ही देख लूं कि जीजू का फ़ोन कितना चार्ज हुआ है या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे उस कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत भी महसूस हो रही थी और फ़ोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी गई, लेकिन उनके कमरे का जो दरवाज़ा था बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा तो सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल मैं ठिठकी, फिर दीदी को मैंने आवाज़ लगाई। पहली बार में कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार मैंने फिर से आवाज़ दी, तब दीदी की आवाज़ आई। क्या है, क्यों परेशान कर रही है इस टाइम? मैंने कहा दीदी, वो मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी खीस भरी आवाज़ में कहा। अरे नहीं हुआ है फ़ोन चार्ज। तुम्हारे जीजू के फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू ही हुई है। तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा दीदी, बस 10 मिनट के लिए दे दो चार्जर, मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है? आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने छेड़ते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब चार्जर वापस ले आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होगी तो मैं खुद जीजू का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि यह शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद ही शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। और उन्हें देखकर मैं वहाँ से लौटकर अपने कमरे में चली गई। मुझे शायद वहाँ नहीं जाना चाहिए था, या फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद दीदी को भी अपने मायके आकर इस तरह अलग कमरे में नहीं होना चाहिए था। यह उसका मायका है। हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हमें जैसा देश वैसा भेष अपनाना चाहिए। अगर हम अपने मायके में हैं तो मायके में मायके की तरह शर्म के अंदर रहना चाहिए, ना कि शर्म छोड़कर इस तरह मर्यादा को लांघना चाहिए। लेकिन आजकल का ज़माना मॉडर्न ज़माना है। लेकिन मैं अपनी राय बताऊं तो मेरी राय में ये गलत है। ससुराल है आपके लिए, जहां अपने पति के साथ जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन मायके में आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मेरी तो ये राय है। आपकी क्या राय है? इस कमेंट में क्षेत्र में जरूर बताइए।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कुछ सीखने को मिला तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, बाय बाय।